हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 17। इसका नाम है मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लेफ्ट किया था, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वाणिज्यिक बैंक। वी हैव सीन दैट नितेश एंड चांदनी स्पेंड लेस दैन देयर इनकम. They would like to manage their savings in such a way that there would be no risk of losing money, and they also get normal interest on their deposited capital. Those who have small saving invest in the institutions where their money is safe and can get it back easily whenever they need. Banks are important financial mediator to do this work. Bank accept deposit from consumer and lend it to those who need money for production and consumption. Bank workers as a link between consumer and creditor. Consumer can withdraw money from bank whenever they need. So this deposit is known as demand deposit. It is an important quality of money as a medium of exchange. You might have heard about payments by check instead of cash. For payment made by check, payee who has an account in bank issue a check. Check is a kind of order which order bank to make payment to the person the amount mentioned in it. कि हमने देखा कि नितेश तथा चांदनी अपनी आय से कम खर्च करते हैं। अपनी इन बचतों को वह इस प्रकार प्रतिबंधित करना चाहेंगे कि उन्हें धन डूबने का भय भी ना हो तथा जमा पूंजी पर उचित ब्याज भी उनको प्राप्त हो जाए। जो लोग थोड़ा थोड़ा करके बचत करते हैं, वे चाहते हैं कि कोई ऐसी संस्था हो जो उनकी इन बचतों को सुरक्षित रख सके तथा उन्हें आवश्यकता होने पर वह अपनी बचतों को आसानी से वापस प्राप्त कर सकें। बैंक इस कार्य को संपन्न करने वाला महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है। बचत करने वालों से रुपए जमा लेकर बैंक यह रुपए उन लोगों को उधार देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता है। बैंक पूंजी का उपयोग करने वालों तथा बचत करने वालों के बीच एक, हम ये कहें कि सेतु या मीडिएटर का कार्य करता है। बैंक एक महत्वपूर्ण सुविधा यह भी प्रदान करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बचतकर्ता बैंक खातों में धन जो उनका जमा है उसको निकाल सकता है। इसलिए इस जमा को मांग कहा जाता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण कह सकते हैं हम, प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में भी सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जो होता है, जिसका किसी बैंक में खाता होता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक आदेश पत्र होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को, जो पेई होता है, को एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है। यानी सपोज़ कीजिए कि कोई आपका अकाउंट है बैंक में और आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो, तो आप कैश ना करके आप अकाउंट पे कर सकते हो। फिर ऐसे आगे अगर हम पढ़ें इसमें, तो टैगोर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्रॉस चेक worth 500 to Rajendra Prasad for payment. It has been made by two parallel slanting bars. This cross check indicates that the payment shall be deposited in the account of the account holder. There are 7 entries in the cross check. कि आगे हमें एक चेक दिया गया है, नीचे यहाँ पे चेक है। इस चेक को हम अगर देखें तो ये चेक जो है, एक टैगोर शिक्षण संस्थान ने राजेंद्र प्रसाद को 500 रुपये का भुगतान करने के लिए जारी किया है। इस पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं अंकित की गई हैं। यह अंकित रेखाएं इस बात का सूचक हैं कि यह प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा होगा। ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि रेखांकित चेक में 7 पूर्तियाँ की जाती हैं। अब इसमें हम देखें तो इसमें 2 पैरेलल स्लैंटिंग बार्स हैं। डेट ऑफ इशूड, name of the receiver, amount of payment in figure, in words, account number of check issuer, signature of check,
इशूअर। तो यहाँ पे ये हमारा चेक हमें दे रखा है। तो इस चेक में अगर हम देखें, सबसे पहले तो 2 स्लैंटिंग लाइंस ये यहाँ पे की गई हैं और इसमें AC यानी AC अकाउंट पे किया गया है। अकाउंट पे के बाद में अगर हम देखें तो जारी करने का दिनांक, यहाँ पे जो डेट है वो मेंशन की जाती है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ये डेट मेंशन की जाती है। डेट के बाद में हम देखें तो भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, इसमें नाम आ जाएगा उसका। फिर भुगतान की राशि अंकों में, तो अंकों में ये यहाँ आ गई और ये अंकों में शब्दों में आ गई, ठीक है। इसके बाद में चेक जारी करने वाले का खाता संख्या ये यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर जो कि यहाँ पे होंगे, जो ये चेक इशू कर रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। नॉन क्रॉस चेक आर ऑल्सो इन सर्कुलेशन, यानी नॉन क्रॉस चेक जो होते हैं जिन पे हम ये 2 लाइनें जो होती हैं, ये इस तरह की लाइनें हम ड्रॉ नहीं करते हैं, तो ये इनके बिना भी चेक दिया जाता है। किस तरह से? एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिसीवर कैन गो टू अ बैंक एंड रिसीव पेमेंट। सच टाइप ऑफ चेक्स आर रिस्की, यानी इस तरह के चेक जिन पे हम ये अकाउंट पे नहीं लिखते हैं या 2 स्लैंटिंग लाइन नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा रिस्क होता है कि इसमें कोई भी चेक ले जाकर उस चेक से पेमेंट विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब एक प्रश्न हमारे सामने उठता है कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द अमाउंट डिपॉजिट इन द अकाउंट्स। बैंक कीप्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट मनी एज कैश। कि अब हम कहें कि इस तरह हम देखें कि हम कहें कि हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि इस तरह के जो हम ये कहें कि बैंक जो है जनता के धन से जो धन जमा होता है खातों में, उसका क्या करते हैं। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। इट इज़ बिकॉज द डिपोजिटर्स कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम, क्योंकि इससे जो विड्रॉर होता है, जो जमा करता है, वो कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है। ओनली अ फ्यू डिपोजिटर विड्रॉ मनी ऑन अ पर्टिकुलर डे, सो बैंक डू अवे विद दिस अमाउंट इन कैश। और इसलिए बैंक जो होता है इस तरह का डिपॉजिट जो अपने पास कैश में रखता है। बैंक्स मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट मनी गोज़ इन गिविंग लोन्स, और बैंक का जो बड़ा हिस्सा होता है पैसे का, वो ऋण देने के लिए उपयोग में लेते हैं। Thus बैंक accept deposit from public and pay them by cash or by check on demand, and they also give loans. Bank have special separate work of accepting deposits, withdraw by checks. A commercial bank provide the services of accepting deposits and giving commercial लोन्स। कि इस आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक वह संस्थान है जो जनता से मांगे जाने पर पुनर्भुगतान योग्य या चेक द्वारा निकलवाने योग्य जमाएं स्वीकार करता है तथा ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है। चेक द्वारा निकलवाने योग्य जमाओं को स्वीकार करना बैंक का एक पृथक तथा विशेष कार्य है। एक वाणिज्यिक बैंक, एक जो कमर्शियल बैंक होता है, वह वित्तीय संस्थान है जो जमाएं स्वीकार करना, व्यावसायिक ऋण प्रदान करना आदि सेवाएं जो हैं वो जनता को, पीपल्स को वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अब अगर हम बात करें तो रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स की, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो वाणिज्य बैंक हैं, उनकी क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। इन प्रेजेंट टाइम कमर्शियल बैंक्स plays a very important role in the development of economy. Their importance in economic development is as follow, कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विकास एवं सुदृढ़ता में जो है वाणिज्य बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक विकास में वाणिज्यिक बैंकों के महत्व को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है, जो हमें नीचे दिए गए हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू हैव हाई रेट ऑफ सेविंग्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कमर्शियल बैंक्स कीप द पब्लिक सेविंग सेफ एंड गिव दैम ड्यू इंटरेस्ट। कि आर्थिक विकास हेतु ऊंची बचत दर आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक जो है वो जनता की बचतों को सुरक्षित रखकर उन्हें ब्याज भी प्रदान करते हैं, यानी उन्हें इंटरेस्ट भी देते हैं। बैंक का यह कार्य समाज में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।
यानी इस तरह से जो बैंक्स होते हैं वो लोगों में जब इंटरेस्ट लोगों को दे रहे हैं उनके छोटे छोटे डिपॉजिट्स पे, तो लोगों में ये होता है कि वो अपना खर्चा कम करें और अपनी सेविंग्स को ज़्यादा करें, ताकि उनके पैसे पे उनको क्या मिल उनके सेविंग्स पे उनको क्या मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। तो इस इंटरेस्ट के चलते जो लोगों की जो हैबिट्स होती हैं सेविंग्स की, वो इंक्रीज़ होती हैं। सेकेंड, अगर हम देखें, बैंक सर्कुलेट्स द मनी फ्रॉम पब्लिक सेविंग टू द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स। If there are no banks, there is no use of savings the money and cannot be used in production। कि जनता से जो बचतें जमा होती हैं, यानी जो लोग पैसा जमा कराते हैं, उन्हें गतिमान करके, यानी उन्हें गतिशील करके, उन्हें हम ये कहें कि उनको सर्कुलेट कर कर जो है बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादकों तथा निवेशकों तक पहुंचाते हैं, यानी जो प्रोडक्शन में या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। यदि बैंक नहीं होते तो बचतें सदैव बचतकर्ता के पास ही पड़ी रहती, यानी अगर बैंक नहीं होते तो कोई भी अपना रिस्क लेकर पैसे को किसी को नहीं देता, और हम ये कहें कि कभी भी उत्पादन हेतु उपयोग में नहीं आती। यानी वो सेविंग्स जो हमारे पास में हैं वो हम कभी भी बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते। अगर बैंक हमारे पास में नहीं होता तो वो सेविंग्स हमारे ही पास रह जाती, वो प्रोडक्शन के काम में नहीं आती। और जब वो प्रोडक्शन के काम में नहीं आती तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट नहीं होता। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंक जो है एक मीडिएटर का काम करता है, जो सेविंग्स को कलेक्ट करता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको वो उस बैंक अमाउंट को एज अ लोन उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो कहें कि वो डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो बैंक मेक्स फेवरेबल अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बैंक लेंड्स मनी फ्रॉम सेविंग्स टू दैट सेक्टर्स where there is maximum profit। Bank also allot resources which are essential for social welfare। कि बैंक संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करते हैं, यानी जो भी रिसोर्सेज उनके पास में अवेलेबल हैं उनको वो फेवरेबल अलॉटमेंट करते हैं, उनका आवंटन करते हैं। प्राप्त बचतों को बैंक उन क्षेत्रों को उधार देते हैं, यानी जो पैसा उनके पास में आता है ये उन सेक्टर्स को उधार देते हैं जहाँ लाभ की दर जो है या उनको जो इंटरेस्ट होता है वो अधिक मिलता है। साथ ही बैंक उन क्षेत्रों में भी संसाधन आवंटन करते हैं जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से वांछनीय होते हैं, यानी सोशल सामाजिक जो हम कहेंगे कल्याण जो है, यानी जहाँ पे कोई प्रोड्यूसर्स हैं या कोई इन्वेस्टर्स हैं जो सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जो है लोन चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो बैंक्स हैं उनको वो पैसा अलॉट करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की। वाणिज्यिक बैंक जो हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या काम करते हैं वो सबसे पहले हम बात करें तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कि जो भी जमा उनके पास में आता है, पैसा आता है, वो उसको स्वीकार करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ द बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। बैंक रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन, फर्म्स एंड अदर सोसाइटीज़। Broadly, these deposits are of three kinds। कि बैंक जो है प्रदत्त सेवाओं से सर्वाधिक हम ये कहें कि बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य जो है वो जमाएं स्वीकार करना है। बैंक व्यक्तियों, फर्मों एवं अन्य संस्थाओं से जमाएं डिपॉजिट्स जो होते हैं उन्हें प्राप्त करते हैं। व्यापक रूप से ये जमाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स फ्रॉम द करंट अकाउंट, तो चालू खाते की जो जमाएं हैं वो होती हैं करंट अकाउंट्स की। फिर 20 में अगर हम बात करें तो डिपॉजिट फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट, बचत खाते की जमाएं, यानी एक तो करंट अकाउंट होगा उसे तो हम चालू खाता कहेंगे, जो सेविंग अकाउंट होगा उसे हम बचत खाता कहेंगे। फिर थर्ड है इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो कि स्थायी जमाएं होती हैं, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती हैं। सो बिजनेसमैन डिपॉजिट मनी इन करंट accounts। They can make frequent transaction in these accounts। Banks pay very low or zero interest on these accounts। Generally people deposit their money in saving accounts। There are some restriction on transaction on these accounts। Bank pay due interest on these deposits। The deposit of current and saving accounts are jointly called demand deposits। Bank pay maximum interest on
फिक्स डिपॉजिट्स, कि व्यवसायी जो होते हैं व्यवसायियों द्वारा चालू खाते में धन जमा करवाया जाता है, वे इसमें बार बार लेन देन कर सकते हैं। बैंक इन चालू जमाओं पर बहुत कम या हम कहें कि शून्य ब्याज देते हैं। सामान्यतः जनता द्वारा अपनी धन राशि जो है बचत खाते में यानी सेविंग अकाउंट्स में जमा करते हैं या रखी जाती है। बचत खाते में जमाओं में से रुपए निकलवाने तथा बचत खाते में जाने वाले लेन देन पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इन जमाओं पर बैंक उचित ब्याज दर भी जो है उनको प्रदान करता है। चालू तथा बचत खाते की जमाओं को अगर हम बात करें तो संयुक्त रूप से मांग जमाएं जो है उनको कहा जाता है, और बैंक सर्वाधिक ब्याज जो है वो स्थायी जमाएं जो होती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स जो होते हैं उन पर प्रदान करते हैं। ये लंबी अवधि हेतु होती हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स जो होते हैं वो एक लंबे समय के लिए होती हैं, जैसे 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट हो गया, 6 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट्स हो गए। फिर अतः इन्हें जो है अवधि या समय जमाएं भी कहते हैं, इन्हें हम फिक्स डिपॉजिट या मैक्सिमम इंटरेस्ट डिपॉजिट्स भी कहते हैं। फिर इसका सेकंड जो बी काम है बैंकों का वो क्या है, ऋण, हम कहें कि लोनिंग का मतलब होता है ऋण प्रदान करना। तो कमर्शियल बैंक provides loaning facility to all the sectors of economy like agriculture, industry, business, etc. This loan is provided in the form of cash, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कि वाणिज्यिक बैंक जो है वो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, जैसे हम बात करें कृषि है, उद्योग है, व्यापार है आदि को ऋण प्रदान करते हैं। यह ऋण जो होता है वो नकद हो सकता है, साख में हो सकता है और अधिविक्रय भी हो सकता है, आदि अनेक रूपों में प्रदान किया जाता है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का अधिविक्रय कहा जाता है। इसमें खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान किया जाता है। यानी इसके अंदर जो आपके अकाउंट में पैसा है उस अकाउंट से ज़्यादा जो है आप एक लोन के रूप में बैंक से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसमें आपको पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ में वापस बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है। फिर हम बात करें द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर पर्सन एंड सोसाइटी बाय बैंक्स charge more interest on loan than paying on deposit. The main source of bank income is difference of interest from debitors and depositors। कि बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो दिए गए ऋण होते हैं उन पे जो ब्याज दर होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, वो अलग अलग होती है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋणों पर लेते हैं। यानी जितना इंटरेस्ट बैंक हमें देता है उससे ज़्यादा बैंक जब हमें लोन दे रहा है तो उस पर वो इंटरेस्ट लेता है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच में हम कहें कि एक अंतर जो होता है वही बैंक का इनकम का जो है वो एक सोर्स है। यानी जो पैसा आपसे लिया और जो पैसा मैंने बैंक से लिया उन दोनों का जो इंटरेस्ट रेट है उसका जो डिफरेंस है वही बैंक की क्या है, इनकम है। अब बैंक के जो अदर फंक्शंस हैं वो क्या हैं, अदर फंक्शंस में अगर हम बात करें तो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अदर फैसिलिटी टू द कस्टमर्स इन एडिशन टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लोनिंग। बैंक्स मेक कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स, they make regular payment of insurance installments, they provide local facilities for the safety of valuable things, they also provide statistically information of different agency, they provide facility of money transfer. In short, banks play important role in economic development in a financial adjustment। कि हम कहें जमाएं स्वीकार करने के साथ साथ बैंक ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को कई अन्य प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जिसमें हम कहें कि बैंक बिलों तथा चेकों का संग्रहण भी करता है, बीमा की किश्त आदि का नियमित भुगतान करते हैं। लॉकर की सुविधा जो है वो भी मूल्यवान वस्तुओं के लिए को सुरक्षित रखने के लिए बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। बैंक अनेक सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध करवाते हैं। वे धन के हस्तांतरण की सुविधा जो होती है वो भी प्रदान करते हैं। अगर ओवरऑल हम एक कंक्लूज़न के रूप में कहें तो कि आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन में बैंक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन ट्रेडिशनल सोर्सेज डिपॉजिट्स। Its role of interest is lower than non-traditional sources. Traditional sources keep record of all their transaction in writing. Their working days and working hours are fixed, so they are not available every day and every time for financial transactions, and their credit procedure is slow and
complicated and their credit procedure is slow and complicated, but they are never involved in exploiting activities. Bank and cooperative societies are institutional financial sources. Non-institutional sources are those financial societies which are not registered under Government and Reserve Bank of India for financial transaction and do not follow their instructions. They are beyond the control and regulatory control of monetary authority. There is no regulatory authority or center which controls the activities of sources of non-institutional societies. कि अगर हम बात करें, बैंक संस्थागत स्रोत जमाओं का उचित ब्याज प्रदान करती है तथा इसके द्वारा प्रदत्त साख पर ब्याज की दर गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर की तुलना में बहुत कम होती है। संस्थागत स्रोत जो ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं अपने सभी लेन देन जो हैं वो लिखित रिकॉर्ड में रखते हैं। इन संस्थाओं के कार्य दिवस तथा कार्य घंटे निश्चित होते हैं, अतः यह हम कहें कि सभी दिनों में सभी समय वित्तीय लेन देन के लिए उपलब्ध नहीं होते। यद्यपि इनके द्वारा साख प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी जटिल, हम कहेंगे थोड़ी धीमी होती है, लेकिन ये कभी भी शोषणकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं होते। बैंक तथा सहकारी समितियां जो होती हैं संस्थागत वित्तीय स्रोत हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत वे वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो वित्त के लेन देन के संबंध में जो है सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती हैं, यानी नॉन रजिस्टर्ड होती हैं तथा इनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती हैं। ये संस्थाएं मौद्रिक प्राधिकरण के नियमन तथा नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसी कोई नियामक संगठन या केंद्र नहीं होता जो इन गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों की जो गतिविधि होती हैं उनको निर्देशित करें। अब हम कहें कि जनरली नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फ्रॉम द डिबेटर्स, की जो डिबेटर्स होते हैं इनसे ये बहुत हाई चार्जेस लेते हैं। नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सोर्सेज इंक्लूड लोकल बैंकर्स, इसके अंदर लोकल बैंकर्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं एंड रिलेटिव्स, वो सभी को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट टाइम बॉन्ड, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं टाइम बॉन्ड पे नहीं होती हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल लचीली होती हैं। देयर लोनिंग प्रोसेस इज़ वेरी इजी एंड डायरेक्ट, इनका जो लोन प्रोसेस होता है वो बहुत ही सरल हम कहें कि और वो बहुत ही सीधा होता है। दे हैव वेरी लिटिल पेपर फॉर्मेलिटीज़, कागज़ी कार्रवाई जो है ये नाम मात्र की करते हैं। दे डू नॉट मेंटेन इलाबोरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है ये भी वो मेंटेन नहीं करते हैं। एंड हैव सीरियस एलिगेशन फॉर फॉर्जरी, और हम कहें कि इन पे जो एलिगेशन होते हैं, हम ये कहें कि हेरा फेरी का गंभीर आरोप भी इन पर लगते रहते हैं। नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सोर्सेज आर मोस्टली लोकल, दे आर वेल नोन टू द कल्चरल ट्रेडिशंस एंड customs of that area, so they are very flexible in the loaning and recovery. They are well known to the economic conditions, economic behavior, capacity and repayment and other activities of the debaters. So the money paid in the mostly recovered, they also used many unfair means to recover their money. अब हम कहें कि गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत जो होते हैं अधिकांशतः स्थानीय होते हैं और यह क्षेत्र संस्कृति, प्रथाओं, रीति रिवाजों से सुपरिचित होते हैं। अतः हम कहें कि ये साख प्रदान करने एवं दिए गए उधार की वसूली में बहुत लोचपूर्ण या हम कहें कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये संस्थान ऋणी की क्रियाओं, आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक व्यवहार, भुगतान करने की क्षमता आदि से सुपरिचित होते हैं। अतः इसके द्वारा प्रदत्त साख की अधिकांशतः वसूली हो जाती है। साथ ही हम कहें कि अपनी मुद्रा को वसूल करने के लिए ये अनेक बार अनुचित साधनों का भी प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।